गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पहले जो पिछले वाला वीडियो था उसमें आप लोगों को हम ग्रास नली और अमाशय के बारे में बता चुके थे। ठीक है, ग्रास नली और अमाशय के बारे में बता चुके थे। इसके बाद हमको अमाशय के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो आपको बताए थे कि जो अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय में कहाँ जठर ग्रंथि पाई जाती है। और इस जठर ग्रंथि का जो निर्माण है, अमाशय की दीवार, अमाशय की जो दीवार होती है वो जगह जगह क्या रहती है, अंदर की ओर धसी रहती है। जगह जगह अंदर की ओर धसी रहती है। तो ये जो जगह जगह अंदर की ओर धसी रहती है, वहीं से जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। जठर ग्रंथि का निर्माण किस कोशिका से होता है? तो स्तंभाकार एपिथेलियम की कोशिका से होता है। ये आप लोग बता दिए हैं। ठीक है, तो जो जठर ग्रंथि की कोशिका है उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल रहा था। ठीक, जठर ग्रंथि की कोशिका से जठर रस निकल रहा था। जठर निकलता है और जठर रस से क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन एंजाइम और क्या था? श्लेष्मा था। ये तीन चीजों का स्राव जठर ग्रंथि से होता है। ठीक है, तो देखेंगे। इसके पहले हम आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थोड़ा सा बताए थे। अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या होता है? उच्च अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उच्च अम्ल होता है। इसका जो स्राव है शरीर में कहाँ से होता है? तो ऑक्सेप्टिक कोशिका से होता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अमाशय के जठर ग्रंथि से होता है, बात सही है। लेकिन उसमें जठर ग्रंथि में कहाँ से? तो एक ऑक्सेप्टिक नामक कोशिका पाई जाती है, वहीं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का चूंकि अमाशय में स्राव होता है तो इसका कोई ना कोई कार्य होगा। तो इसका कार्य ये है कि भोजन को सड़ने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है? भोजन को सड़ने से बचाता है। दूसरा काम क्या है इसका? जीवाणुओं को मारना। दूसरा काम क्या है? जीवाणुओं को मारना। और तीसरा इसका काम क्या है? भोजन को अम्लीय बनाना। क्या करना? भोजन को अम्लीय बनाना। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तीन ठो काम है। पहला, यह क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है तथा जीवाणुओं को मारता है। ठीक है, और यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम को क्या कर रहा था? सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। ठीक है, सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। और यही सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। और पेप्सिन नामक एंजाइम में कहाँ निकलता? अमाशय में। यानी अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? तो अमाशय में, वो भी अर्ध पाचन होता है। प्रोटीन का अर्ध पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। और संपूर्ण पाचन पूछेगा तो कहाँ होगा? संपूर्ण पाचन पूछेगा तो छोटी आंत में होगा। कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। ये किसका फिगर है? अमाशय का फिगर है। किसका फिगर? अमाशय। आपको बताया था कि जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पे थी? अमाशय में। और जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता था, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन एंजाइम था, और क्या था? एक म्यूकस था। म्यूकस यानी श्लेष्मा। क्या था? श्लेष्मा। इन तीनों का स्राव कहाँ से होता है? जठर ग्रंथि से होता है। तो चूंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उच्च अम्ल होता है, तो यह जो है मान के चलिए तेजाब की तरह होता है। तेजाब को हम डालते हैं किसी भूमि पर, क्या करते हैं? उसको गला देता है। गलाता है कि नहीं? गला देता है, खदकने लगता है। उसी पर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो चूंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में है, तो अमाशय की दीवारों को नुकसान न पहुंचे, अमाशय की दीवारों को गलाए नहीं, इसके लिए क्या करता है? यहाँ पे अमाशय की जो भीतरी दीवार है वहां पे म्यूसिन की परत बन जाती है। म्यूसिन की परत कहाँ से बनेगा? श्लेष्मा यानी कि म्यूकस से बनेगा। म्यूसिन की परत किससे बनेगा? श्लेष्मा यानी कि म्यूकस से बनेगा। ये जो श्लेष्मा यानी म्यूकस है क्या करता है? अमाशय की भीतरी दीवार पर एक लेयर बना देता है। अमाशय की भीतरी दीवार पर क्या करता है? एक लेयर यानी कि परत बना देता है। तो चूंकि परत बन गया तो अमाशय के बाहरी वाली दीवार को कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर यहाँ पे है तो जो भी इसका जो उच्च अम्ल है, तो जो भी अपना रिएक्शन करेगा ये किस पे करेगा? ये जो ब्लू कलर के यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखा है इसी पर न करेगा। और ये किसकी परत है? म्यूसिन की परत है। म्यूसिन यानी कि म्यूकस की परत है। तो क्या होगा? अमाशय की दीवार को नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो अमाशय की दीवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, किसके कारण? तो म्यूसिन की परत के कारण, या श्लेष्मा या म्यूकस के कारण। ठीक है, चलिए यहीं पे जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसी जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। यहाँ पे जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसी जठर ग्रंथि से क्या निकला? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला, और यहाँ से म्यूकस की परत निकली। ठीक है, चलिए तो हम अमाशय के बारे में बढ़िया से पढ़ चुके। अब हमको पढ़ना है आंत के बारे में। ठीक है, देखिए
आंत को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। आंत को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में। एक हो गया छोटी आंत और एक क्या हो गया? बड़ी आंत। एक छोटी आंत, दूसरी क्या हो गया? बड़ी आंत। ठीक है। अब दोनों को एक साथ पढ़ने से ये फायदा होगा कि हम लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। हमें क्या होगा? बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए ये जो आंत है, तो आंत में क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आंत में भोजन का अर्ध पाचन होता है कि पूर्ण पाचन होता है? तो आंत में भोजन में क्या होता है? संपूर्ण पाचन, यानी कि पूरी बढ़िया तरीके से क्या होता है? भोजन का पाचन यहाँ पर होता है। किसका? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। भोजन में हम लोग यही ना लेते हैं, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो यानी प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। ठीक है। बड़ी आंत में क्या होगा? जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर में जल का अवशोषण किस अंग के माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? बड़ी आंत के माध्यम से होता है। ठीक है। ये जो छोटी आंत है, इसकी लंबाई 6 से 6.9 मीटर, यानी कि 6 से 7 मीटर के लगभग होती है छोटी आंत की लंबाई। वही बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। कितनी? 1.5 मीटर। तो देखिए, तो यहाँ पे छोटी आंत की लंबाई ज्यादा है और बड़ी आंत की लंबाई कम है, तो फिर इसका नाम बड़ी आंत क्यों पड़ा? इसका नाम छोटी आंत होना चाहिए। इसका नाम बड़ी आंत इसलिए पड़ा क्योंकि छोटी आंत की जो मोटाई होती है ना, कम होती है। छोटी आंत की मोटाई क्या होती है? कम होती है, जबकि बड़ी आंत की मोटाई क्या होती है? ज्यादा होती है। बड़ी आंत की मोटाई क्या होती है? ज्यादा होती है। चूंकि बड़ी आंत की मोटाई ज्यादा होती है, तो मोटाई के कारण इसको नाम क्या दिया गया? बड़ी आंत दिया गया है। ठीक है। चलिए, छोटी आंत में विलाई जैसी संरचना पाई जाती है। क्या? छोटी आंत में विलाई जैसी संरचना पाई जाती है, जो छोटी आंत की पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करता है? बढ़ा देता है, जिसके कारण भोजन का पाचन आसान हो जाता है। तो छोटी आंत में विलाई जैसी संरचना पाई जाती है। विलाई जैसे मान लीजिए रूम जैसा, बाल के जैसा आकृति होता है, उसकी संरचना पाई जाती है, जो क्या करता है? छोटी आंत का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए छोटी आंत का दीवार हो गया और इसके बीच में ये रूम जैसा आकृति दिखाई दे रहा है। ये वाला पतला पतला, ये क्या है? ये वाला पतला पतला, ये क्या है? विलाई। ये विलाई क्या करता है? इसके जो दीवार के पृष्ठीय क्षेत्र को बढ़ा देता है, जिसके कारण भोजन का क्या होता है? पाचन बहुत बढ़िया से ढंग से हो जाता है, आसान हो जाता है पाचन। ठीक है। और इसमें जो है बड़ी आंत में ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। कहाँ? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। ई कोलाई नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में पाया जाता है। यह क्या करता है? विटामिन के, क्या? विटामिन के का निर्माण करता है। तो विटामिन के का निर्माण ई कोलाई नामक जीवाणु विटामिन के का निर्माण ई कोलाई नामक जीवाणु करता है। और ई कोलाई नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो बड़ी आंत में पाया जाता है। ठीक है। देखिए, तो छोटी आंत और बड़ी आंत हो गया। देखिए यहाँ पे फिगर हम बना है, यहाँ से आप लोग और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ये जो हरा कलर का सबसे बाहरी परत दिख रहा है आपको, बड़ा वाला, ये जो हरा कलर का सबसे बाहरी परत दिख रहा है, यहाँ पे मोटा हुआ है, फिर यहाँ से 2 लेयर के रूप में इसे गया है, फिर ऊपर से होते हुए पूरा यहाँ पे ऐसे होते यहाँ तक नीचे आया है। ये जो सबसे बाहरी परत है, ये किसका है? ये जो हरा कलर का, ये बड़ी आंत का, बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत का फिगर है। जो सबसे बाहर परत गया है दोहरी लाइन वाला, वो क्या है? बड़ी आंत। ठीक है। बड़ी आंत के नीचे यहाँ पे ब्लू कलर, यहाँ पे जो ब्लू कलर का इसे स्ट्रक्चर दिखा है, ब्लू कलर का, ये वाला बड़ी आंत के जो नीचे ये वाला ब्लू कलर का स्ट्रक्चर, ये वाला ब्लू कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मध्यांतर। इसको क्या बोलते हैं? मध्यांतर, यानी कि जेजुनम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मध्यांतर। और मध्यांतर किसका भाग है? आंत का भाग है, छोटी आंत का। फिर हम छोटी आंत को, इसके पहले हम आप लोग बता चुके, छोटी आंत को 3 भागों में तोड़ कर पढ़ेंगे। सबसे पहला ग्रहणी, सबसे पहले क्या हो जाएगा? ग्रहणी। 2 नंबर में क्या होगा? मध्यांत। और 3 नंबर में क्या होगा? इलियम होगा। 3 नंबर में क्या होगा? इलियम होगा। छोटी आंत को 3 भागों में तोड़कर पढ़ेंगे, ग्रहणी, मध्यांत और इलियम। ठीक। तो छोटी आंत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, क्या होता है? ग्रहणी। ये वाला, ये आपको पाइप पे जैसा कुछ आकृति दिखाई दे रहा है, ये वाला छोटी आंत का सबसे क्या होगा? ऊपरी लेयर होगा, जिसको क्या बोलेंगे? ग्रहणी। छोटी ग्रहणी से जस्ट नीचे वाला जो संरचना पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मध्यांतर। और मध्यांतर के जस्ट नीचे वाला, ये वाला जो रेड कलर से इसे दिखा है संरचना पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? हम इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलियम। ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? हम इलियम बोलते हैं। ठीक है, इलियम है। तो सबसे ऊपर क्या? बड़ी आंत। बड़ी आंत के नीचे क्या? बड़ी आंत के नीचे सबसे ऊपर छोटी आंत का भाग ग्रहणी। ग्रहणी के नीचे क्या होगा?
बड़ी आंत के नीचे मध्यांत्र यानी कि जेजुनम, और इसको इंग्लिश में जेजुनम बोलते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा इलियम। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा इलियम। तो ये जो ग्रहणी है, ये वाला ग्रहणी का फिगर आप यहाँ भी देख सकते हो, ये क्या है ग्रहणी है। तो अमाशय का जो निचले वाला भाग होता है वो क्या होता है ग्रहणी, यानी छोटी आंत का भाग होता है, यही ग्रहणी। अगर इस अमाशय को यहाँ पर ऊपर में फिट कर दे तो ऐसे कुछ ये वाला आकृति यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या है ग्रहणी है। तो अमाशय से भोजन ग्रहणी के माध्यम से कहाँ आएगा मध्यांत्र में, और मध्यांत्र से भोजन कहाँ आएगा छोटी आंत में आएगा, सॉरी कहाँ आएगा इलियम में आएगा, कहाँ आएगा इलियम में आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा इलियम में आएगा। हम जानते हैं कि भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है कहाँ होता है छोटी आंत में होता है, कहाँ होता है छोटी आंत में। छोटी आंत कुछ भी छोटी आंत में कहाँ होता है तो ये इलियम में होता है। छोटी आंत में पूछेगा भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है तो इलियम में होता है, कहाँ होता है इलियम होता है। अब देखिए ये जो इलियम है, इलियम का जो निचले वाला छोर है, इलियम का ये वाला जो निचले वाला छोर है वो जुड़ा रहता है बड़ी आंत से। किससे जुड़ा रहता है बड़ी आंत से। इलियम जो है वो बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। कहाँ तो यहाँ पे जो आप लोगों को गोल जैसे यहाँ पे आकृति दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लगभग ऐसे गोल आकृति दिखाई दे रहा है यहाँ पे गोल, इसको हम बोलते हैं उंडुक। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं उंडुक। ये जो उंडुक है ये बड़ी आंत का ही भाग है। ये जो उंडुक यानी कैकम है वो किसका भाग है बड़ी आंत का ही भाग है। तो यानी कि इलियम छोटी आंत का निचला वाला भाग, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग इलियम जो है वह बड़ी आंत के उंडुक से जुड़ा रहता है। और यहीं से जब भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है तो भोजन यहाँ पे उंडक से होते हुए बड़ी आंत के अन्य भागों से रनिंग करते हुए आते हुए कहाँ मलाशय में आता है। और मलाशय में आने के बाद भोजन जो है ये जो आपको सबसे नीचे वाला आकृति दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं गुद्दा बोलते हैं। गुद्दा के माध्यम से शरीर से अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। क्या होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक आपको धागा जैसा, यहाँ पे आपको एक धागे जैसा पतला सा रस्सी की तरह कुछ संरचना दिखाई दे रहा है। ये वाला रेड कलर से दिखाई दे रहा है आपको, देखिए तो ये वाला पूरा रेड वाला है, यहाँ पे धागे नुमा संरचना है। और ये जो है पूरी बड़ी आंत से होते हुए यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपेंडिक्स, इसको क्या बोलते हैं अपेंडिक्स। ये जो होता है मानव शरीर का अवशेषी अंग होता है। मानव शरीर का क्या होता है अवशेषी अंग उस अंग को बोलते हैं जिसका शरीर में कोई यूज न हो, उसको शरीर में उसके द्वारा कोई कार्य न किया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं अवशेषी अंग बोलते हैं। ये जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो है वो बड़ी आंत में उंडक से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है उंडक से जुड़ा रहता है। कौन अपेंडिक्स, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा ये जो अवशेषी अंग है इसके पहले अवशेषी अंग होने का मतलब ये अवशेषी अंग अभी न हुआ है, इसके पहले इसका कोई कार्य होगा तभी तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जा रहा है ना। तो जब मानव सभ्यता यानी जब मानव पूर्णतः शाकाहारी थे, आज से कई हजार वर्ष पहले जब मानव पूर्णतः शाकाहारी थे, क्या थे जब मानव पूर्णतः शाकाहारी थे तो वे जो है वे क्या करते थे सेल्यूलोज युक्त पत्ती जो अपने भोजन के रूप में लेते थे। क्या सेल्यूलोज युक्त जो है पत्ती अपने भोजन के रूप में लेते थे। और चूंकि ये पत्ती जिस पत्ती को अपने भोजन के रूप में लेते थे उसमें क्या पाया जाता था सेल्यूलोज। क्या पाया जाता था सेल्यूलोज। इसी सेल्यूलोज के पाचन के लिए हमारे शरीर में उस समय के मानव के शरीर में ये जो अपेंडिक्स नामक संरचना की जरूरत होती थी जब मानव पूर्णतः शाकाहारी था। तो सेल्यूलोज के पाचन के लिए अपेंडिक्स की जरूरत होती थी। तो उस समय वो क्या अवशेषी अंग नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का समय के साथ जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया वैसे मानव क्या हो गया सर्वाहारी होता गया। मानव क्या होता गया सर्वाहारी, यानी कि मांसाहारी भी हुआ और शाकाहारी भी हुआ, सर्वाहारी हो गया। जब सर्वाहारी हो गया तो यहाँ पे सेल्यूलोज युक्त जो पत्ती है उसका भोजन के रूप में मानव जो है भोजन के रूप में लेना उसको क्या किया कम कर दिया, यानी कि बहुत कम कर दिया। जब बहुत कम कर दिया तो सेल्यूलोज के पाचन के लिए अपेंडिक्स की जरूरत नहीं है। चूंकि जब सेल्यूलोज अबे नहीं करे तो अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। तो चूंकि अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है इसलिए अब जो है मानव में अपेंडिक्स क्या हो गया है एक अवशेषी अंग हो गया है। अब मानव में अपेंडिक्स क्या हो गया है एक अवशेषी अंग हो गया है। ठीक है, समझ गया। देखिए तो ये जो बड़ी आंत हो गया तो बड़ी आंत
जुड़ा रहता है छोटी आंत के किस भाग से, इलियम से जुड़ा रहता है। तो बड़ी आंत में इलियम के माध्यम से भोजन बड़ी आंत में है, और बड़ी आंत से होते हुए कहाँ, मलाशय में है, और मलाशय से होते हुए भोजन कहाँ गया, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर के बाहर निकल जाता है गुदा के माध्यम से। ठीक है, चलिए हम आंत के बारे में पढ़ लिए, आमाशय के बारे में बता दिए, ग्रास नली, यहाँ तक आप लोगों को हो गया, आप लोगों को बता दिया गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा किसके बारे में आपको, हाँ इसके पहले हम जो आहार नाल है, मानव का जो मानव का पाचन तंत्र, इसको दो भागों में बांटे थे, एक आहार नल था और दूसरा क्या था, पाचन ग्रंथि था। तो आहार नल यानी एलिमेंट्री कैनल हम सब पढ़ा दिए। अब इसके बाद में इसके आगे क्या पढ़ना, हम लोग को पाचन ग्रंथिया के बारे में पढ़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पाचन ग्रंथि यानी कि लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे और यकृत के बारे में पढ़ेंगे, यानी 3 पाचन ग्रंथियाँ थी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।